नमस्कार। कल हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था जिसके दो पार्ट हुए थे। तीसरा पार्ट जो बता था कि हमको विद्युत क्षेत्र निकालना था x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर पे। तो हम देखते हैं डायग्राम में ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर। हमें क्या निकालना है इस बिंदु पे जो y बराबर 0.1 है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र को देखेंगे कि वो किस दिशा में लग रहा है। तो देखो ये जो है 0.1 मीटर और 0.1, इस बिंदु से जब इसको हम सीधी रेखा खींचेंगे तो इस वाला जो आवेश है Q, उसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उनको इस बिंदु की वाली दिशा में होगा और इस बिंदु से दूर होगा क्योंकि ये धनावेश है। और इस वाले जो बिंदु वाले जो आवेश है उसके कारण भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों बिंदुओं को पहले मिला देंगे, उसी दिशा में होगा और इस आवेश से दूर। तो ये हो जाएगा EA। अगर ए वाले आवेश के नाम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा EA और ये हो जाएगा EB। जो हमने पहले दो ऑपरेशन किए थे उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र आ रहे थे वो इसी एक ही दिशा में एक ही रेखा के अंदर आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, ये दोनों अलग अलग है, इनके बीच में कुछ कोण है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इस x अक्ष के साथ ये कोण थीटा है और ये दोनों दूरियां समान है तो ये कोण भी थीटा हो गया। अब देखो ये जो x अक्ष है इसके समांतर में एक रेखा खींचते हैं जो इस बिंदु D से गुजरे, ये हमने रेखा खींच दी। अब देखो ये कोण थीटा है तो संगत कोण से ये कोण भी थीटा होगा और ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब देखो हमें करना है इनके घटक। आपने द्विविमीय गति में घटक किए होंगे तो उसमें देखो EA, इसका थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो होता है कोस घटक। मतलब ये कौन सा घटक है, EA कोस थीटा। और जो दूसरा बचता है लंबवत घटक वो होता है EA साइन थीटा। अब देखो अब EB के भी घटक करने पड़ेंगे। इसका जो थीटा के साथ वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा, इसका भी कोस घटक होगा तो EB कोस थीटा। और इसका भी ये जो ऊपर जा रहा है एक बल वो कौन सा होगा, EB साइन थीटा। अब देखो हम EA और EB के पहले मान लिख लेते हैं कि EA क्या होगा, वो क्या होता है KQ बट्टा R स्क्वायर होता है, K इंटू Q इंटू अब R क्या होगी, R होगी इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी। तो वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस ये दूरी क्या है, A और D के बीच की दूरी AD, तो AD का स्क्वायर कर्ण आधार कितना 0.1 का स्क्वायर प्लस लंब भी कितना है 0.1 का स्क्वायर। मतलब AD स्क्वायर बराबर 0.01 प्लस 0.01 बराबर 0.02। तो देखो जो बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करना है तो बीच की दूरी का इसका हम वर्गमूल लेने के बजाय सीधा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो KQ बट्टा R स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर, यही तो R स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर का मान कितना है 0.02। ये हो गया EA का मान। ठीक ऐसे निकालेंगे हम EB। तो EB भी कितना है KQ बट्टा R देखो ये भी सेम ही आएगा क्योंकि ये भी 0.1 ये भी 0.1, ये भी कितना आ जाएगा KQ बट्टा 0.02। अब हम क्या मान लेंगे कि माना EA बराबर EB बराबर E, दोनों को कॉमन E मान लिया। अब देखो ये जो तीर है इसका वो इस दिशा में, मतलब इसके तो जो दो घटक इनको हमें तोड़ना है x और y में, मतलब एक तो इस दिशा में तोड़ सकते हैं एक इस दिशा में तोड़ सकते हैं। तो इसके दो घटक हो गए EB sin थीटा और EB cos थीटा, ये हो गया इस दिशा में। और ठीक ऐसे E है, EA को दो भाग में तोड़ना है, एक तो ऐसे तोड़ सकते हैं कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया EA cos थीटा और EA sin थीटा। अब देखो EA और EB का मान तो समान ही है, हमने देख लिया समीकरण से। और EB cos थीटा और EA cos थीटा, ये देखो दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो ये विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बच्चे क्या EA sin थीटा और EB sin थीटा, ये दोनों देखो एक दिशा में लग रहे हैं ऊपर की तरफ, ये विपरीत नहीं लिख रहे हैं। तो जो D बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा EA sin थीटा प्लस EB sin थीटा, दोनों की योग के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है।
अब देखो ई ए और बी को हमने क्या मान लिया था, ई, मतलब 2e, सॉरी ये हो गया ई साइन थीटा प्लस ई कोस थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना 45 डिग्री, हम ले लेंगे ई को कॉमन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ई का मान कितना है, के क्यू बट्टा 0.02 गुणा साइन थीटा मतलब साइन 45, 1/√2 प्लस कोस 45 भी 1/√2 बराबर क्या आ गया, के क्यू बट्टा 0.02 गुणा 2/√2। 2/√2, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2, √2 से √2 कट गया। अब इसको हम जब के और क्यू का मान रख के सोल्व करेंगे तो जो बिंदु है x बराबर 0 और y बराबर 0.1 वाला, उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने किया है कि जो दोनों आवेश है उसके कारण इस बिंदु पर सबसे पहले तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इस आवेश के कारण इस तरफ है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को दो घटकों में तोड़ दिया, एक ऊर्ध्वाधर घटक एक क्षैतिज घटक। इन दोनों के जो क्षैतिज घटक थे वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में थे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक थे वो एक ही दिशा में थे, इसलिए दोनों जुड़ के, और दोनों को जोड़ के हमने इस प्रकार ये आंसर निकाल लिया। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। तो इस प्रकार हमारे ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित वो भी तो पूर्ण हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर हम सिंपल भाषा में परिभाषित करना चाहें तो हो सकती है विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाएं। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र ई है किसी आवेश Q के कारण, तो हम कैसे बताएंगे उस विद्युत क्षेत्र को? तो उसका ग्राफीय निरूपण जब हम करते हैं तो उस करने के लिए जो आवश्यक होती है उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो होती है सतत, मतलब ये बीच में कहीं टूटती नहीं है, जैसे ऐसे 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 नहीं टूटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे सतत होती है। जैसे हमने एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी, ऐसे त्रिज्या बाहर की ओर, अगर धनावेश है तो इस तरह हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी एक बिंदु धनावेश के लिए, एकांक धनावेश के लिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, जो चारों ओर का उसका क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती है। मतलब ये असल में नहीं दिखती है, ऐसे ही काल्पनिक रेखाएं इनको माना गया है। वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई है और इसका ये कोई बिंदु है, तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु की स्पर्श रेखा इस तरफ की हो जाएगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। तो इस बिंदु पर जब स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। ऐसे तो सही समझ में नहीं आ रहा, जैसे विद्युत क्षेत्र ऐसे भी हो सकता है। ऐसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसका ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हम कोई ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे इस बिंदु पर निकालना चाहिए, तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो अवधारणा है वो सबसे पहले दी थी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। फैराडे ने दी थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनावेश से शुरू होती है। जैसे मान लो धनावेश है तो धनावेश से शुरू होती है। अगर मान लो दो आवेश है प्लस और माइनस तो ये धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे खत्म होगी। लेकिन अगर एकल आवेश है, जैसे माइनस वाला नहीं है, सिर्फ ये प्लस वाला है, तो धनावेश के कारण तो ये अनंत तक जाएगी, मतलब ये से आगे चलती जाएगी अनंत तक। और अगर ऋणावेश है तो ये अनंत से शुरू होगी और उस आवेश तक आएगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने दर्शाई थी तो धनावेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। उनकी दिशा देख लो, ऐसे अनंत तक जा रही है त्रिज्या बाहर निकलते हुए।
और ऋणावेश के कारण त्रिज्यता अंदर आती है कहां से, अनंत से लेकर उस ऋण बिंदु आवेश तक। तो सबसे पहला गुणधर्म यही है कि अगर एकल आवेश है तो धनावेश के कारण उससे शुरू होकर अनंत तक जाती है, और एकल ऋणावेश है तो अनंत से शुरू होकर उस ऋणावेश तक आती है। दूसरा गुणधर्म यह है कि मान लो धनावेश और ऋणावेश दोनों है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पे खत्म होगी। जैसे ये विद्युत रेखा ऐसे जाएगी, फिर ये देखो इसकी दिशा इस तरफ है, मतलब ये धनावेश से प्रारंभ हो रही है, ऋणावेश तक जा रही है। तो ये ऐसे बहुत सारी रेखाएं हो जाएगी, सबकी दिशा इस तरफ, और ऐसे इस तरफ से आ जाएगी। और धनावेश है, धनावेश के कारण ऐसे त्रिज्यता ऐसे बाहर निकलती है। जैसे ये मान लो सेम वही रेखा हम दिखाने जा रहे हैं कि मान लो ये ऐसे निकलती, अगर इसको निकलना होता तो ये ऐसे निकलती, लेकिन ये ऐसे नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश ने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र रेखा ये इस तरफ आकर्षित हो गई, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो कुछ जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऋणावेश की तरफ जाती है, तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, थोड़ी सी माइनस की तरफ झुकने की होगी। तो ये जो रेखा थी ऊर्ध्वाधर वाली, वो थोड़ी सी इस तरफ झुकेगी ऐसे, तो ये जो रेखा है वो थोड़ी थोड़ी इस तरफ झुक जाएगी, और जो ज्यादा पास होगी वो इस ऋणावेश पे खत्म हो जाएगी। इस वाले भी थोड़ी इस तरफ झुक जाएगी, और इधर जो अनंत से आ रही थी वो थोड़ी सी ऐसे आएगी। क्यों, पहले तो उसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन वो इस तरफ क्यों झुक गई, क्योंकि यहाँ पे धनावेश है, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या जाती है, धनावेश से दूर जाना। तो प्लस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी ये ऐसे सीधी नहीं आकर थोड़ी सी इससे ऐसे प्रतिकर्षित हो गया। अगर इधर धनावेश है तो इस तरफ ऐसे आ गई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमने ये किस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी है, अगर एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह की होती है। अब दूसरी कंडीशन, ये मान लो अगर इसमें तो हमने विपरीत प्रकृति की आवेश रखी, अगर मान लो दोनों ही धनावेश हो, जैसे ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो इन दोनों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। मान लो तो कैसे खींचेंगे हम, धनावेश है, धनावेश है ऐसे निकलती है, हमें पता है एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे होती है, लेकिन इसके पास ही एक दूसरा धनावेश रखा गया है, और धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होती है, मतलब उसकी तरफ नहीं जाना चाहती। तो ये है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी इससे, तो ये ऐसे निकलेगी बाहर इस तरफ से, और ये भी थोड़ी सी इस तरफ से हो जाएगी, ये ऐसे बाहर निकलेगी। उसमें क्या हो रहा था, ऋणावेश था इसलिए उसकी तरफ झुक रही थी, इसमें धनावेश है इसलिए इससे दूर हट रही है, इस तरफ से ऐसे बाहर आ जाएगी। और जो ये है, और ये जो है जो इस तरफ से ऐसे जा रही थी वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके बीच में कोई भी विद्युत क्षेत्र, इस जो मिलाने वाली लाइन है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं दिखाएंगे हम। इसमें भी ऐसे बाहर ही जाएगी, क्योंकि ये इसके कारण प्रतिकर्षित हो रही है। ऐसे ऐसे हम कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होगी, इससे प्रतिकर्षित होती हुई जाएगी और इस वाली इससे प्रतिकर्षित होती हुई जाएगी। तो ये हो गई दो समान प्रकृति के आवेश के कारण। अगर दोनों यहाँ पर ऋणावेश होता तो भी सेम ही कंडीशन होती। क्यों, क्योंकि ऋणावेश दोनों समान प्रकृति के आवेश है, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गई दो समान आवेश के कारण। हमने तीन तरह की पढ़ ली है, एकल आवेश, धनावेश या ऋणावेश, दूसरा एक धनावेश एक ऋणावेश, इन दोनों के कारण पढ़ ली, और तीसरा कि तीनों अगर समान आवेश हो तो। अब देखो कुछ और गुणधर्म पढ़ते हैं इसका। सबसे पहला गुणधर्म तो ये है अन्य गुणधर्मों में कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये सतत होती है। सतत मतलब ये लगातार चलती है, बीच में टूटती नहीं है, जैसे ऐसे 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 नहीं टूटती। क्यों, अगर मान लो ये ऐसे टूट गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बदलता है, ऐसे ई और आर के बीच में हमने ग्राफ बनाया था ऐसा। लेकिन ये ग्राफ ये कहीं भी बीच में टूटता नहीं, ये ग्राफ लगातार चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सतत होती है, बीच में कहीं टूटती नहीं। पहला गुणधर्म तो ये हो गया। दूसरा गुणधर्म ये है कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो बंधलूप नहीं बनाती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंधलूप बनाती है, वो आगे आएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंधलूप नहीं बनाती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संरक्षित प्रकृति को दर्शाता है। संरक्षित प्रकृति मतलब
ऊर्जा का एक रूप अगर दूसरे रूप में बदल जाए तो उसको कहते हैं हम संरक्षी प्रकृति। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं संरक्षी प्रकृति की होती है, इसलिए ये कभी भी बंद रूप का निर्माण नहीं करती। अगला पॉइंट है कि किसी बिंदु से शुरू होने वाली अथवा उस पर समाप्त होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसके परिमाण के समानुपाती होती है। जैसे मान लो ये है +2q और ये है -q, इनमें से परिमाण किसका ज्यादा है? परिमाण है इस दो वाले आवेश का, +2q है, ये -q है। अब देखो इससे तो विद्युत क्षेत्र रेखा शुरू होगी, इस पे खत्म होगी। हमारा गुणधर्म क्या था कि किसी बिंदु से शुरू होने वाली अथवा, इस केस में क्या है, शुरू होने वाली अथवा उस पर समाप्त होने वाली। तो शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके परिमाण के समानुपाती होती है, मतलब जितना ज्यादा परिमाण होगा उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी धनावेश से। तो ये देखो ऐसे बहुत ज्यादा निकलेगी, लेकिन इनमें से कुछ ही इस तक पहुंचेगी। जैसे अगर हम तुलना करें तो देखो इस पर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहुंच रही है, ऐसे अगर गिने तो एग्जांपल के लिए 1 2 3 और 4, लेकिन इस केस में इससे निकल कितनी रही है, जैसे मान लो इधर से भी आ जाए थोड़ी सी, तो इस तक पहुंच कितनी रही, 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच रही है, लेकिन इससे कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे विद्युत क्षेत्र निकल रही है। इस पर सिर्फ 6 पहुंच रही है, इससे 12 निकल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसका परिमाण है वो ज्यादा है, इसलिए जितना ज्यादा परिमाण होगा आवेश का उससे शुरू होने वाली अथवा उस पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इसका उल्टा ले ले, जैसे +q ले ले और -2q ले ले, इस बार परिमाण इसका ज्यादा है तो इससे निकलेगी तो कम, लेकिन इस पर पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से इससे 2 निकलती है, इस पर वैसे 4 पहुंच रही है। तो इस प्रकार अगला गुणधर्म ये क्या था कि किसी बिंदु से शुरू होने वाली तो समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके परिमाण के समानुपाती होती है। अगला नियम क्या है? अगला नियम है किसी एकांक क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लो एक एग्जांपल से और बताता हूं, जैसे ये है +q और ये है +2q, ऐसे निकलती है। और इस पर ऐसे निकलती है। अगर हम एकांक क्षेत्रफल लें, जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लें, ऐसे ये मान लो आवेश है, उसके कारण ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। हमने कोई एक इतना क्षेत्रफल ले लिया, तो उस क्षेत्रफल में जिसका आवेश का परिमाण ज्यादा होगा उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा आ जाएगी। ये तो दूरी पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो ये प्लस वाला है, +q, इससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक तो मान लो हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया यहाँ पे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया यहाँ पे। तो देखो इस वाला जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसके अंदर तो एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, और इस वाला जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया इतना का इतना है, इसके अंदर 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, मतलब पास पास होगी, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = kq/r², मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। देखो जो पास थी तब तो 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और जैसे ही दूर गया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धीरे धीरे कम होती गई। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता किसको बता रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको बता रही है यहाँ पे, तीव्रता को। मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाएगी। और हमारा गुणधर्म भी यही कह रहा है कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में जिसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, मतलब ज्यादा पास पास होगी, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ये हो गया हमारा। एक आखिरी गुणधर्म बचा है, वो हमारे वैसे तीसरे चैप्टर में आएगा, इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये विभव हमारे तीसरे चैप्टर में आएगा। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये एक पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ है, समविभव, विभव समान है, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। इसे हर बिंदु पर विभव समान है तो उसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। ये तीसरे चैप्टर में डिटेल से आ जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो होती है लंबवत।
मतलब ऐसे अगर ये समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे इसके लंबवत जाएगी, ऐसे ऐसे इसके लंबवत, मतलब समविभव जो पृष्ठ होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हमने काफी गुणधर्म पढ़ लिए हैं। जैसे धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश के खत्म होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? एकांक पृष्ठीय क्षेत्र में जितने जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, पास पास होगी, उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद रूप का निर्माण नहीं करती, कभी भी ये टूटती नहीं है, सतत होती है। और विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो संरक्षित प्रकृति का होता है। और ऐसे हमने बहुत सारे इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़ लिए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का एक तरीका होती है। हमको पता चल सकता है ऐसे विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा, इतनी मात्रा तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम तुलनात्मक इसका निरूपण कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र का। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव वर्ड से कुछ पता चल रहा होगा कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसे एक तो होता है प्लस आवेश, जैसे प्लस क्यू, और एक है माइनस क्यू। अगर दो परिमाण में समान, दोनों का परिमाण क्यू क्यू है, परंतु विपरीत प्रकृति, एक धनावेश और एक ऋणावेश, परंतु विपरीत प्रकृति के अगर आवेश अति अल्प दूरी पे हो, मतलब अगर इनके बीच की दूरी कम हो, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। धनावेश और ऋणावेश अगर कम दूरी पे है और उनका परिमाण समान है तो उसको कहेंगे विद्युत द्विध्रुव है। जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके दोनों के बीच की जो उस केंद्र को मान लिया हमने O, और मान लिया कि केंद्र से जो प्रत्येक आवेश है उसकी दूरी है a। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, अगर परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश अगर अति अल्प दूरी पे हो तो उसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब देखो, हमने जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो विद्युत क्षेत्र के विद्युतीय व्यवहार को दर्शाने के लिए हमने सहारा लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना है। और जब विद्युत द्विध्रुव को समझाते हैं तो उसके लिए आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव के विद्युतीय व्यवहार को समझाने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सहारा लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसको हम लिखते हैं P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो विद्युत द्विध्रुव उनमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण, दोनों का सेम ही है Q, गुणा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। उनके बीच की दूरी कितनी है, a और a 2a, तो Q इंटू 2a ये किसके बराबर होगा, P के। और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहिए तो देखो, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये विद्युत क्षेत्र से उल्टा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो जो P वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा Q गुणा 2a वेक्टर। 2a वेक्टर मतलब जो इसकी लंबाई का सदिश है वो सदिश, तो इसका हो जाएगा सदिश रूप। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय रूप से समझाते हैं। इसकी विमा देख लेते हैं। विमा क्या हो जाएगी, Q मतलब आवेश गुणा 2a क्या है, दूरी है, दोनों के बीच की दूरी, तो आवेश गुणा दूरी। आवेश की विमा हमने पढ़ी थी पहले पार्ट में, वो थी m0 L0 T1 A1 T1 थी, गुणा दूरी की विमा क्या होती है L1। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 T1 A1, ये होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक देखो, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, गुणा दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, कूलाम गुणा मीटर, यह हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश के बीच में परिमित पार्थक्य होता है, मतलब परिमित दूरी होती है जिससे कि उसमें आघूर्ण पैदा हो सके, उनको हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। मतलब ऐसे अणु जिनमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होंगे उनमें
बिल्कुल अल्प सी दूरी होती है उनको कहते हैं हम ध्रुवीय अणु। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, Na+ और Cl- दोनों में देखो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है और उनके बीच के अंदर जैसे ये धनावेश सोडियम है और ये क्लोराइड है, इनके बीच में कुछ इसके जो परमाणु इनके बीच में कुछ दूरी है, तो ये कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। ऐसे ही जैसे H2 जल, ऑक्सीजन, इसकी संरचना देखिए तो देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के लोन पे। तो देखो ऑक्सीजन पे देखो ऋणावेश है 2 माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो देखो परिमाण में समान आवेश एक प्लस है और एक माइनस है और उनके बीच में कुछ दूरी है, तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। अब देखो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे अगर मान लो ये है +2Q, ये है -Q और ये है -Q, तो +2Q को हम क्या लिख सकते हैं, +Q और +Q, एक द्विध्रुव ये बन गया, एक द्विध्रुव ये बन गया। तो जो इस वाला द्विध्रुव है उसकी देखो दिशा किस तरफ होगी, -+Q और इस तरफ, और इस वाला जो द्विध्रुव है इसकी दिशा होगी -+ मतलब इस तरफ। तो इस कारण देखो दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उनकी दिशा क्या है, एक दूसरे की विपरीत है और उनका परिमाण समान है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये ध्रुवीय अणु नहीं होंगे। इनके अंदर कुछ परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। अगर परिणामी कुछ निकल के आता है, जैसे ये है, इसके अंदर इसकी दिशा -+ ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, तो इनका परिणामी इन दोनों का कुछ ऐसे बीच में निकल के आएगा, तो उनका जो परिणामी है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तब वो होंगे ध्रुवीय अणु। अब हम एक एग्जांपल करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। जैसे दे रखा है एग्जांपल कि सोडियम और क्लोराइड, ये जो है ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इसे सोडियम का परमाणु और ये क्लोराइड का परमाणु, इनकी जो बीच की दूरी है वो दे रखी है जैसे 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये सोडियम और क्लोराइड के परमाणुओं के जो नाभिक है उनके बीच की दूरी दे रखी है। अब हमको निकालना है कि ये सोडियम और क्लोराइड इनके बीच में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, P = Q × 2A। Q का मान कितना हो गया, Q। अब देखो इस प्रकार देखो, ये जो प्लस और माइनस आता है ये क्या दिखा रहा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब इसके ऊपर किसके बराबर आवेश है, एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इन दोनों में से किसी का आवेश ले लो सेम आएगा, उसका हमको परिमाण लेना है, गुणा 2a मतलब ये पूरी दूरी, मतलब दोनों नाभिकों के उसके बीच की दूरी वो कितनी है 1.28 गुणा एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। तो P का मान इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो मान आएगा और उसके आगे मात्रक लग जाएगा कूलाम गुणा मीटर। तो यह आगे इस प्रकार हम न्यूमेरिकल करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे कुछ नहीं करना है, दोनों के आवेश है उनका परिमाण लेना है, गुणा उनके बीच की दूरी करनी है, ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जो दोनों द्विध्रुव है उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको तो कहते हैं हम, जैसे ये मिलाने वाली रेखा है उसको कहेंगे हम अक्ष, ठीक है। और जो अक्ष के लंबवत होगी ये वाली रेखा इसको कहेंगे हम निरक्ष, ये होगी अक्ष और ये होगी निरक्ष। अब हम क्या करेंगे अगले पार्ट में कि जो अक्ष विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये दो डेरिवेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार हम अक्ष पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे।